गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेकपुर। हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ रहे थे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या पढ़ रहे थे? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को शायद कल की क्लास थोड़ी सी फास्ट लगा कि जल्दी जल्दी काफ़ी सारा कंटेंट कवर हो गया। ठीक है, तो एज़ यूजुअल जैसे बाकी सभी लोग अभी आ रहे हैं तो तब तक हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले होपफुली आप सभी ने लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया होगा। नहीं किया हो तो अभी कर देना। ठीक है, चलो बच्चों, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। क्या है आपका? ये एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है जिसके अंदर हमें कुछ चीज़ें जो सबसे पहले पढ़नी होती है उनमें से पहला था फिक्स्ड एंड मोमेंट, दूसरा था स्टिफनेस, तीसरा था आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और चौथा था कैरी ओवर फैक्टर। ठीक है, एक बात और, भले ही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, बट इसमें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बेसिक चीज़ें। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एंड मोमेंट है तो ये आप जब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ोगे वहाँ भी यूज़ होगा। स्टिफनेस आप लोग पढ़ रहे हो तो स्टिफनेस अब जब आप लोग मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्या होगा, यूज़ होगा। ठीक है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और कैरी ओवर फैक्टर ये स्पेशली इस मेथड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब बेसिक है, बार बार बाकी जगहों पर भी यूज़ ये वाला सब होने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको जरा जल्दी से एक बार रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि व्हाट इज़ फिक्स्ड एंड मोमेंट। बाकी जैसा मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बार चाहें तो दोबारा लेक्चर देख लेना, इसको समझ के ही आना है, तो होपफुली आप लोगों ने समझा होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल सपोज करो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर कुछ पॉइंट लोड हमने पी लगाया है, तो हमें मालूम है कि ये सपोर्ट्स की वजह से क्या लगती है, ऊपर की ओर रिएक्शन लगती है। ठीक है, और ये रिएक्शन कितनी आती है, P/2। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 रहेगी। ठीक है, और मोमेंट भी क्या रहता है, 0, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। लेकिन बेटा जो फिक्स्ड बीम होती है इसमें हमें मालूम है कि अगर मैं इस सपोर्ट को हटा दूं तो यहाँ पर इन जनरल 3 रिएक्शन आती हैं। एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ, और साथ ही साथ कुछ मोमेंट भी आता है। और ये मोमेंट क्या होता है, दिस मोमेंट इज़ हॉगिंग मोमेंट। क्या होता है, ये हॉगिंग मोमेंट होता है। इसी वजह से हॉगिंग में आपको मालूम है लेफ्ट सपोर्ट पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है और राइट पर क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो हम लोग ऐसा दिखाते हैं। तो बेटा ये जो मोमेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, क्या है, मोमेंट रिएक्शंस। these moment reactions are called fixed and moments। तो पहली बात तो फिक्स्ड एंड मोमेंट से घबराना नहीं है। दीज आर नथिंग बट मोमेंट रिएक्शन। तो जिस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आती थी बीम में, हम लोगों ने वर्टिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं। आर्चेस में हम लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस पढ़ी हैं। फिक्स्ड बीम में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मोमेंट तीनों हो सकते हैं, राइट, मोमेंट भी होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो फिक्स्ड बीम होती है वो क्या है, आपके पास स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। क्या है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। तो आप इसको सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए होंगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं। स्टैंडर्ड केसेस क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर पी लोड लगा है मिड पॉइंट पर, तो हम लोग याद कर लेंगे कि सर ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा वो PL/8 और यहाँ पर क्या आएगा, PL/8 आएगा बस। और रिएक्शन आपको मालूम है P/2 आ जाएगी। इसी तरीके से हमने याद कर लिया है कि अगर ये फिक्स्ड बीम है और इसके पूरे स्पैन पर W का UDL लगा हुआ है, तो ये जो मोमेंट्स आएंगे दीज आर नथिंग बट WL²/12। याद ये रखना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। लिखने का तरीका आपको बता रखा है, MFAB एंड MFBA, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। आ रही है बात समझ पे? अगर आप लोगों को आ रहा है तो
ठीक है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, नोट बेटा ये सब कल पढ़ाया जा चुका है कृष्णपाल, सब कल पढ़ाया जा चुका है। बाकी मैं नोट करने का टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, ये मैं पहले ही बहुत बार कह चुका हूँ। ठीक है, बिकॉज अगर मैंने आपको नोट करने का टाइम दिया तो लेक्चर बहुत स्लो हो जाएगा और उसमें नुकसान आपका ही है। अगर 1.5 आवर का लेक्चर हो रहा है और मैं सबको नोट करने का टाइम दूंगा बच्चे, तो मैं कंटेंट कवर नहीं कर पाऊंगा। तो नोट्स तो आप बाद में भी बना लोगे, अभी समझने पर ध्यान दो, अभी समझने पर ध्यान दो, समझो, थोड़ा थोड़ा पेन चलाते रहो, लिखते रहो। ठीक है, और बाद में दोबारा से इस लेक्चर को देखो और अपना आराम से प्यार प्यार से नोट्स बनाओ पॉज कर करके। ठीक है बच्चे, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर कहीं पर है ना खाना बट रहा हो तो थोड़ा सा पहले लपेट लो घर वालों के लिए भी, ये नहीं कि वहीं खाने बैठ जाओ पता चला सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे करना है, नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं रहना है। नोट्स बनाओ लेकिन थोड़ा हेडिंग 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 बस इतना लिखो। ठीक है बेटा, मैं आपको जानकर ताज्जुब होगा, मेरे कोई नोट्स नहीं है, मेरे कोई नोट्स नहीं है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स से मुझसे 3 या 4 बार ये पहले पढ़ चुका है वो लोग ये देखेंगे कि मेरा हर बार पढ़ाने का तरीका बदल जाता है, मेरे एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं। ठीक है, मेरा लेक्चर स्टार्ट करने का तरीका बदल जाता है। उसकी मेन वजह ये है कि मेरे कोई फिक्स नोट्स नहीं है, मेरे मन में जो होता है, जो मैं कंटेंट जानता हूँ, जो मुझे आता है वो मैं सारा का सारा आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत ये PDF फाइल भी बस वो भी नाम के लिए बना रहा हूँ, ये जो PDF फाइल्स बना रहा हूँ वो भी नाम के लिए है केवल। क्यों, अगर मेरे नोट्स होते तो मैं क्यों लिखता, उसी के फोटो खींच के यहाँ पे समझा देता, है ना। तो मेरे नोट्स नहीं है, आप नोट्स अपने आप बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट आप समझ गए। इसी तरीके से आपको बोला था कि सपोज करो यहाँ पर ये P लोड लगाए, दिस डिस्टेंस इज A, दिस इज B। तो यहाँ जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा उसको लिखने का तरीका मैंने बताया था। यहाँ लिखना P, ये वाली दूसरी साइड की डिस्टेंस B अपॉन A प्लस B। अब इसको क्या करोगे, AB से मल्टीप्लाई करोगे तो ये PB स्क्वायर A बन जाएगा। इधर का लिखना है तो PA अपॉन A प्लस B, नीचे स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो A प्लस B को मैं चाहूँ तो L लिख सकता हूँ, तो L स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी इधर क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा L, ये होता था। अब ऊपर AB और नीचे L से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर B अपॉन L स्क्वायर। ये कुछ केसेस हैं, ये कुछ केसेस हैं जिनको आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है भाई, तो याद तो आप रख लोगे, बट याद रखने से पहले समझना है कि फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए आप कह रहे सर कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड वाला केस बता दूं, तो बेटा मैंने ये बताया था कि जो स्टिफनेस, नेक्स्ट हेडिंग अब आपको स्टिफनेस ही पढ़ना है ना, स्टिफनेस। तो स्टिफनेस क्या होता है, K इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन डेल्टा एंड K इज इक्वल्स टू होता है मोमेंट अपॉन थीटा, यानी कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। मैं कहूँगा डेल्टा के लिए कितने का फोर्स चाहिए, F का। बचपन से करते आ रहे हैं कि 10 पेंसिल अगर 20 रुपए की है तो एक पेंसिल कितने की, 2 रुपए की, है ना। अब तो बढ़ गई होगी। तो मैं कहूँगा डेल्टा के लिए अगर F का फोर्स चाहिए तो 1 के लिए कितने का चाहिए होगा, F अपॉन डेल्टा। बस यही स्टिफनेस होता है। इसी तरीके से बच्चे अगर मैं कहूँगा कि थीटा रोटेशन के लिए अगर M का मोमेंट चाहिए, थीटा रोटेशन के लिए अगर M का मोमेंट चाहिए तो 1 के रोटेशन के लिए कितने चाहिए होगा, M बाई थीटा। बस यही होता है स्टिफनेस। इसको हम लोग रोटेशनल स्टिफनेस कह लेते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। सनी आज कौन से ऑफिस आ जाओगे तुम, दिल्ली वाले मुरादाबाद वाले? मैं तो मुरादाबाद में हूँ बालक। चलो सॉरी, थोड़ा खांसी की आवाज़ तो आप लोगों को झेलनी पड़ेगी। अब ये कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर P लोड लगा हुआ है। तो हम जानते हैं बच्चे ये जो डेल्टा होता है, ये जो डेल्टा होता है इट इज़ नथिंग बट PL क्यूब अपॉन 3EI। तो यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन डेल्टा। बेटा डेल्टा को उधर ले जाओ P के नीचे और इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 3EI अपॉन L क्यूब, 3EI अपॉन L क्यूब। यही तो हो जाएगा, ये स्टिफनेस होगी। इसी तरीके से बताया था कि अगर ये कैंटिलीवर बीम होगी और यहाँ पर M का मोमेंट लगाया है तो इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी वो इस तरह से होगी और यहाँ पर जो स्लोप होता है दिस एंगल थीटा, ये एंगल थीटा क्या होता था बेटा, थीटा होता था ML अपॉन EI। तो इसका मतलब जो स्टिफनेस K बराबर हो जाएगा M बाई थीटा, वो क्या हो जाएगा आपके पास EI अपॉन L हो जाएगा, EI अपॉन
एल हो जाएगा। ठीक है पिया दुबे जी, टेंशन ना लो, ठीक है, मुझे मेरे तरीके से कराने दो, ठीक है, मेरे तरीके से पढ़ाने दो, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, बस आप पढ़ते जाइए जैसा मैं बता रहा हूँ। अब बच्चे फिर मैंने कल ये बताया था कि मान लो इस तरीके से हमारे पास कुछ फ्रेम है, मान लो ये भी फिक्स्ड कह दिया मैंने, ठीक है, ये O था, ये A था और ये B था, इसकी स्टिफनेस कुछ K1 होगी और इसकी स्टिफनेस कुछ K2 होगी, और यहाँ पर P का लोड लगा हुआ है और ये डिस्टेंस जो है वो A है। तो देखना बेटा, इस ये वाला जो कैंटिलीवर वाला पार्ट है ये हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक मोमेंट आ जाएगा m बराबर P इंटू A का। अब मैंने बोला था यहाँ पर ये क्या है, रिजिड जॉइंट है। अब बेटा रिजिड जॉइंट की खासियत समझना, रिजिड जॉइंट की खासियत ये होती है कि जब ये रोटेट करता है तो इनके बीच का एंगल चेंज नहीं होता, यानी कि अगर ये थीटा से चेंज किया है तो ये भी थीटा से चेंज किया है, तो ऊपर वाला भी थीटा से और ये भी थीटा से, सही है। तो अगर यहाँ पर मेरे पास अगर मेंबर OA ये अगर m1 मोमेंट लेता है तो मेंबर OB कितना मोमेंट लेगा, m2 मोमेंट लेगा। अब देखो हम लोग लिखेंगे A1 बराबर K1 थीटा और M2 बराबर लिखेंगे K2 थीटा, और साथ ही साथ कंडीशन बनेगी M1 प्लस M2 बराबर M, कंडीशन बनेगी M1 प्लस M2 बराबर M, ठीक है। भाई साहब सब बोल लो आगरा वालों, ठीक है। M1 प्लस M2 बराबर M, तो बेटा यहाँ पर रखेंगे M1 के प्लेस पर K1 थीटा प्लस M2 के प्लेस पर K2 थीटा, ठीक है, और इसको लिख लेंगे M। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, M अपॉन K1 प्लस K2। अब देखो M1 बराबर था K1 थीटा, तो M1 बराबर हो जाएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू M, और M2 बराबर हो जाएगा K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू M। तो यहाँ से एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाई इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहले हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाली है, और थीटा की वैल्यू निकाल कर हमने यहाँ पर जब पुट की है तो मेरे को M1 M2 आया। अब देखो बच्चे, ये जो K1 अपॉन K1 प्लस K2 है और ये जो K2 अपॉन K1 प्लस K2 है, ये दोनों ही जो है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। बिकॉज M जो है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यार तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और मैं कहूँ तुम 30% A को दे दो और 70% B को दे दो, तो तुम क्या करोगे, 100 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे और कहोगे सर इसे मिलेंगे 30 रुपये और इसे मिलेंगे 70 रुपये। तो तुमने 100 को क्या कर दिया, तुमने 100 को 0.3 और 0.7 के फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पर, 0.3 और 0.7 के फैक्टर से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा उसी तरीके से ये जो टोटल मोमेंट M था, ये जो टोटल मोमेंट M था, ये दोनों मेंबर पर K1 अपॉन K1 प्लस K2 एंड K2 अपॉन K1 प्लस K2, इससे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ से हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इससे हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला निकाला कि किसी भी मेंबर के लिए अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालूंगा तो ये हो जाएगा उस मेंबर की स्टिफनेस अपॉन समेशन ऑफ ऑल दी स्टिफनेस, समेशन ऑफ ऑल दी स्टिफनेस, ठीक है बच्चे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था। उसके बाद मैंने एक लास्ट पॉइंट और आपको बताया था, कैरी ओवर फैक्टर। क्या बताया था, कैरी ओवर फैक्टर। इसको ऐसे समझना कि बच्चे सपोज करो ये एक रोलर है और यहाँ पर कुछ पॉइंट लोड P लगाया मैंने, तो ILD में आपको बताया था ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, है ना। यानी कि इस पॉइंट के अबाउट क्या है बच्चे, रोटेट करने के लिए फ्री है। इसी तरीके से अगर एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम होती, ठीक है, और यहाँ लोड लगाता तो ये बीम इस तरह से यहाँ पर क्या है, रोटेट करने के लिए फ्री है। इट इज फ्री टू रोटेट, इट इज़ फ्री टू रोटेट। तो यहाँ पर जो मोमेंट डेवलप होगा वो भी ज़ीरो होगा और यहाँ जो मोमेंट डेवलप होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, कुछ स्लोप मिल जाएगा। लेकिन बेटा अगर यही बीम अगर मेरे पास फिक्स्ड होती, ठीक है, यही बीम फिक्स्ड होती और यहाँ पर सपोज करो मैं कुछ मोमेंट M अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ मोमेंट M अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्लोप जो है वो जीरो रहना है,
और थीटा अगर जीरो रहना है तो यहाँ पर कुछ मोमेंट डेवलप होगा। तो ये जो मोमेंट डेवलप होता है एम डैश, ये m/2 होता है, सामने वाले मोमेंट का क्या होता है, आधा होता है। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर जितना मोमेंट मैंने अप्लाई किया उसका 50% यहाँ कैरी ओवर हो गया। मैंने रामायण से आपको एग्जाम्पल दिया था बाली का। बाली क्या करता था, सामने वाले की आधी ताकत खींच लेता था, तो 50% पावर जो है वो सामने वाले की इसमें आ जाती थी। तो ये फिक्स सपोर्ट जो है बिल्कुल यही काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको कल बताई जा चुकी थी। अब इसके आगे हम लोग आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स थे उनको एक बार देखेंगे दोबारा से, ठीक है। एक बात और समझिएगा, अभी मैंने आपको प्रॉपर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ाया ही नहीं है। अभी केवल मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के जो बेसिक्स थे वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। अभी इसकी एक क्लास और होगी कल, जिसमें मैं आपको फ्रेम के क्वेश्चंस कराऊंगा और एक आध सब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू एग्जैक्ट मेथड कैसे वर्क करता है वो बताऊंगा, ठीक है। कैसे वर्क करता है वो बताऊंगा। तब तक हम लोग क्या करते हैं, आज जितना हमने सीखा है उस पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, द गिवन फिगर शोज अ फ्रेम लोडेड विद अ सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड P. द फिक्स्ड एंड मोमेंट डेवलप्ड एट सपोर्ट A विल बी। ये आपको एक फ्रेम दे रखा है। ये वाला पोर्शन क्या है आपका, कैंटिलीवर पोर्शन है, ठीक है। ये रिजिड जॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। आपको लगेगा हिंज है, हिंज नहीं है, रिजिड जॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर हमने P लोड लगाया। बहुत बढ़िया, काफ़ी स्टूडेंट्स के आंसर्स भी आ गए PL/6, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी मैं ऐसे करवा देता हूँ। तो बेटा सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, ये जो कैंटिलीवर वाला पार्ट होता है इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पर लोड ट्रांसफ़र लगाएंगे। तो ये जो मोमेंट आएगा बेटा यहाँ पर, ये मोमेंट आएगा आपके पास P/L। मोमेंट कितना आएगा, ये मोमेंट आएगा आपके पास P/L का। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो तीन मेंबर हैं, ठीक है, ये जो तीन मेंबर हैं, कौन सा, DC ले लो, DB ले लो और DA ले लो। तीनों की स्टिफनेस सेम है और तीनों की लेंथ सेम है और तीनों के एंड जो है वो फिक्स्ड एंड है। तो तीनों की स्टिफनेस कितनी होगी, 4EI/L, 4EI/L, 4EI/L। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बनेगा बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको मैं क्या सीधे सीधे बोल सकता हूँ, K/3K, K/3 यानी कि 1/3। क्यों, क्योंकि अगर इसकी स्टिफनेस K है तो इसकी स्टिफनेस भी K होगी और इसकी स्टिफनेस भी K होगी। हमें 4EI/L, 4EI/L, 4EI/L लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टिफनेस फैक्टर हो जाएगा 1/3 का। 1/3 का मतलब यह है कि बेटा ये जो टोटल मोमेंट PL था, इसका 1/3 जाएगा इसमें, 1/3 जाएगा इसमें और 1/3 जाएगा इसमें, PL/3। अब मुझे मालूम है कि इस स्पैन पर कोई भी लोड नहीं है और बीच में कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है, तो इसका जो हाफ है 50% कैरी ओवर हो जाएगा A को। सो बेटा A पर जो मोमेंट आएगा वो आएगा PL/6, मोमेंट आएगा PL/6, ठीक है। तो भैया आगरे वालों, क्या नाम है तुम्हारा, ठीक है, हाँ, सोम कंप्लीट हो गया है, सोम कंप्लीट हो गया है, वेरी गुड। इसका मतलब आप इतना पॉइंट सीख गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ड्यू टू सम पॉइंट लोड एनीवेयर ऑन अ फिक्स्ड बीम, किसी फिक्स्ड बीम पर कहीं पर कुछ पॉइंट लोड लगा हुआ है जिसकी वजह से मैक्सिमम फ्री बेंडिंग मोमेंट जो है वो m है। देन द सम ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स इज। तो हमारे पास एक फिक्स्ड बीम है, इस पर कहीं पर हमने पॉइंट लोड P लगा दिया, ठीक है, कुछ हमने पॉइंट लोड P लगा दिया। इसकी वजह से जो फ्री मोमेंट होता है, फ्री मोमेंट का मतलब होता है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड मानकर यहाँ पर जो मोमेंट आता है उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, m दे रखी है। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये अनसिमेट्रिकल केस होता है तो यहाँ का मोमेंट और यहाँ का मोमेंट, ये दोनों मोमेंट जो है वो होते हैं सेम नहीं होते हैं, दे आर नॉट सेम, ठीक है, दे आर नॉट सेम, MA एंड MB इस तरह से। तो कह रहा है ये जो MA और MB है इनका समीशन कितना मिलेगा, MA + MB = व्हाट, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो वेरी गुड, 2 स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं, कृष्णपाल एंड देवाशीष वर्मा। अबे किताब लेके तो नहीं बैठे तुम, कभी लास्ट ईयर के पेपर लेके बैठे पड़े हो, इतनी जल्दी जल्दी आंसर कर दे रहे हो हैं। चलो वेरी गुड। सो सवाल आपको समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, मैं इधर समझाता हूँ इसको।
हम लोग क्या करेंगे कि ये एक फिक्स बीम बना लेंगे जिस पर हमने कहीं पर ये पी लोड लगा लिया, ये डिस्टेंस ए ले ली, ये डिस्टेंस बी ले ली। तो आपको मालूम है इसका जो फिक्स्ड एंड डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, हाँ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सब बेसिक मैं बेटा करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर डायग्राम ऐसा बनेगा इस तरह से, ये ले लेंगे एम ए, ये ले लेंगे एम बी, दिस इज निगेटिव, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एल। और बेटा इसका जो फ्री मोमेंट डायग्राम बनेगा, फ्री मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो मोमेंट है वो हमें एम दे रखा है एंड दिस लेंथ इज एल। तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर थीटा ए माइनस थीटा बी बराबर क्या होगा, जीरो। इसका मतलब मोमेंट एरिया थ्योरम से ए अपॉन ई आई बराबर जीरो। तो इसका मतलब इन दोनों के एरिया का जो समीशन होगा, इन दोनों के एरिया का जो समीशन होगा बेटा वो जीरो होगा। तो देखो पहले वाले डायग्राम का एरिया जो होगा वो होगा हाफ ऑफ समांतर भुजाओं का योग, यानी कि एम ए प्लस ए बी गुणा बीच की दूरी कितनी, एल, और इसका साइन होगा बेटा निगेटिव, क्योंकि ये डायग्राम क्या है, निगेटिव। और बेटा इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो जब मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो आप देखोगे m बराबर आएगा एम ए प्लस एम बी, एम बराबर क्या आ जाएगा, एम ए प्लस एम बी हो जाएगा। सही है, वीडियो रुकानी है बेटा, बिल्कुल सही चल रहा है। आप अपने एंड पर क्या कर लेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। क्या बच्चों सभी को सवाल समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने कहीं पर पॉइंट लोड P लगाया है, कहीं पर पॉइंट लोड P लगाया है, उसकी वजह से जो हॉगिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा। और जो फ्री मोमेंट डायग्राम मतलब सिंपली सपोर्टेड मानकर जो बनेगा वो ये वाला डायग्राम बनेगा। अब हमें मालूम है फिक्स्ड बीम में इसका जो दोनों किनारे पर जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। तो जीरो माइनस जीरो क्या है, जीरो रहा। तो मोमेंट एरिया थ्योरम से टोटल एरिया विल बिकम जीरो। तो दोनों एरिया का समीशन को जीरो कर दिया, तो यहाँ से मिल गया m बराबर एम ए प्लस एम बी, यानी कि जो मोमेंट का समीशन होगा वो किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। काफ़ी लोगों का आपका आंसर आ भी गया था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई, अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ फिक्स्ड बीम इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट m नॉट एज शोन इन द फिगर, द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स विल बी। ये एक फिक्स्ड बीम है, यहाँ पर इस तरीके से m नॉट लगाया हुआ है और हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पर कितना मोमेंट आएगा और यहाँ पर कितना मोमेंट आएगा, ये आपने बताना है, ये आपने बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो अब इतना बेसिक सीख गए होगे आप, अब इतना बेसिक सीख गए होगे कल से भी और आज जो बताया उससे भी, ठीक है। क्या सीखोगे आप कि यहाँ पर चुपचाप एरिया मोमेंट थ्योरम लगा दो। तो देखो बेटा पूरी बीम का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, निगेटिव, दिस इज एम ए एंड दिस इज एम बी। और बिकॉज देखो सिमेट्रिकल केस है, सिमेट्रिकल केस है, इसलिए एम ए और एम बी की वैल्यू क्या आएगी, एम आएगी। और प्लस अब ध्यान देना ये मोमेंट इस तरह से आएगा L/2 पर, दिस इज एम नॉट एंड दिस इज पॉजिटिव। क्यों आएगा बेटा, आपको दिख रहा है दिस इज सैगिंग मोमेंट, ये मोमेंट क्या है, सैगिंग मोमेंट है। देखो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखना चाहोगे, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप ऐसी दिखेगी, ये बीम डिफ्लेक्ट होने के बाद में ऐसी दिखेगी, ठीक है। इधर कहीं हॉगिंग होगी और बीच में सैगिंग होगी, सही है। तो आपने क्या करना है, अब एरिया मोमेंट थ्योरम से आप समझ गए थीटा ए माइनस थीटा बी बराबर जीरो, इसका मतलब ए अपॉन ई आई बराबर जीरो, इसका मतलब एरिया जीरो। तो आपने क्या करना है, टोटल एरिया को जीरो कर देना है, टोटल एरिया को जीरो कर देना है। अब देखो बेटा ये लेंथ एल है, तो ये जो एरिया होगा वो होगा माइनस का एम एल और प्लस ये वाला जो एरिया होगा बेटा ये होगा एम नॉट L/2 और बराबर जीरो। तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो m0/2 आएगी। क्या आएगी, m0/2 आएगी। आप में से काफ़ी स्टूडेंट का आंसर आ गया है, वेरी गुड।
ठीक है, तो भैया जो सवाल नहीं कर पा रहे हैं बाकी लोगों को देखिए फटाफट फटाफट आंसर कर रहे हैं, मतलब इन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए, और यही वजह है जो मैंने आपको इतना डिटेल में कुछ डेरिवेशंस बताए, बिकॉज एग्जाम में हर केस स्टैंडर्ड केस नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, देखने के लिए कि आपको बेसिक आता है नहीं आता। और ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में आने लायक क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कितने सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्टील फ्रेम है, अ स्टील फ्रेम इज शोन इन द फिगर। ओके चलो, स्टील का फ्रेम हो गया ये, ठीक है। इफ जॉइंट ओ ऑफ द फ्रेम इज रिजिड, जॉइंट ओ जो है वो रिजिड है, देन द रोटेशनल स्टिफनेस ऑफ द फ्रेम एट पॉइंट ओ इज गिवन बाय। तो बेटा पॉइंट ओ पर इसकी रोटेशनल स्टिफनेस पूछी है आपने, कितनी होगी। वेरी गुड, ठीक है, रोटेशनल स्टिफनेस। यार ये गलत बात है, मेरी क्लास में 75-80 लाइव रहते हैं, केतन सर की क्लास में मैं देखता हूँ 90+ लाइव रहते हैं। मेरे से कोई भाई कोई नाराजगी है क्या है, मेरी क्लास में कम क्यों आते हो तुम लोग, अच्छा नहीं पढ़ा रहा। हाँ मेरी क्लास में कम आते हैं, सारी एनर्जी लगता है केतन सर की क्लास के लिए बचा के रखते हैं, गलत बात है। चलो तो बेटा क्या होगा इसका आंसर, काफ़ी लोगों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। पिया दुबे, मैं बताऊँ नहीं, बात फैक्ट भी है। एक्चुअल में मैं जो स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ कि मुझे क्या दिक्कतें होती थी, राइट। मैं भी अगर कहीं कोचिंग करके पढ़ा रहा होता ना मेडीजी IAS मास्टर, तो क्या होता जो वो मुझे पढ़ाते वही मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा देता। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिक्कतें आती थी, जैसे मैंने चीज़ों को सीखा वैसे ही मैं, क्योंकि ठीक है तो मैंने भी जीरो से ही चीज़ें की है कॉलेज के बाद में, तो थोड़ा बहुत हो सकता है इस वजह से आपको और अच्छा समझ में आ जाता हूँ। चलो खैर बच्चे, अब देखो इसकी जो स्टिफनेस होगी वो कितनी होगी, 4EI/L। इसकी जो होगी ये भी क्या होगी, 4EI/L। लेकिन ये वाला एंड क्या बेटा, हिंज है, तो ये क्या होगा 3EI/L। तो तीनों को जोड़ दो, 4 और 4 8 और 3 11, 11EI/L, ऑप्शन 1। अब यहाँ पर बेटा समझ जाना, यहाँ पर EI जो है वो कांस्टेंट दे रखा है, कई बार चुपके से क्या करता है EI को चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पर लिखा I और यहाँ लिख दिया 2I, यहाँ लिख दिया 2I, तो इस तरीके से। केतन सर पुरानी यादें ताज़ा कर दी मतलब। चलो 11EI/L, धन्यवाद शुक्ला जी। चलो नेक्स्ट बेटा, मैच लिस्ट 1 फिक्स्ड बीम एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग विद लिस्ट सेकंड द मोमेंट्स एट ए एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो हमें क्या कर रखा है, अलग अलग कुछ बीम दे रखी हैं, 4 बीम हमारे पास हैं, P Q R और S, और लोडिंग दे रखी है, ठीक है, और हमें ऑप्शन मैच करना है। लेकिन कर क्या रखा है सवाल में कि जो ऑप्शन दिए हैं ना बेटा, वो UDL की टर्म में नहीं दिए, टोटल लोड की टर्म में दिए। किसकी टर्म में दिया है, टोटल लोड की टर्म में दिया है। 4EI/L, एक बार दोबारा से बता दे। अरे बेटा जब देखो, जब ये वाला एंड फिक्स होता है और ये वाला एंड हिंज होता है और यहाँ पर हम कुछ मोमेंट M लगाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करता है, ठीक है, इस तरह से। तो बेटा यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा के लिए जो मोमेंट लगाना पड़ता है हमें, वो लगता है ML/4EI। कितना लगता है, ML/4EI। तो यहाँ से स्टिफनेस M/थीटा क्या हो जाएगा, 4EI/L हो जाएगा, 4EI/L। तो अगर अपोजिट एंड फिक्स है तो स्टिफनेस जो होती है वो 4EI/L होती है। सर आज कोई लव स्टोरी, अभी मैं कब लव स्टोरी सुना रहा हूँ, फर्जी बातें कर रहे हो। चलो मुझे एक चारिया का हंसी आ रही है। एक बालक है अखिलेश्वर, उसने 4-5 कमेंट किया है, उसने बाकी सब कुछ तो ठीक है, पता नहीं मेरे बारे में कुछ बातें अपनी तरफ से कैसे एज्यूम कर ली। चलो ठीक है भाई, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको। तो देखो पहले वाला तो बेटा आपको मालूम है PL/8 होता है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा WL/8। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वो तो आपका 4 मैच कर जाएगा। अब भैया दूसरा वाला देखो, ये होता था WL²/12। अब WL²/12 में हमें मालूम है जब UDL होता है तो टोटल लोड W जो होता है वो W×L के बराबर होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैपिटल WL/12। तो ये किससे मैच कर जाएगा, ये 3 से मैच कर जाएगा। किससे मैच कर जाएगा, 3 से मैच कर जाएगा। अब यहाँ समझ जाओ, ये थर्ड वाला UBL वाला, तो बेटा UBL वाले में ये वाला मोमेंट आपको बताया था WL²/30 और ये वाला मोमेंट बताया था WL²/20। लेकिन याद रखना बच्चे, जब ये ट्रायंगुलर लोड होता है, जब ये ट्रायंगुलर लोड होता है तो जो कैपिटल W होता है वो WL/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, WL/2। भैया मुझे तो एक ही लव स्टोरी आती है कि आप हो हीरो और सिलेक्शन जो है वो है आपकी हीरोइन और एग्ज़ाम है विलेन। तो अगर हीरो को हीरोइन चाहिए तो विलेन को बेटा फोड़ना पड़ेगा। विलेन को कूटे बिना तुम्हें हीरोइन मिलने वाली नहीं है। तो तुम्हारी नौकरी जो है वो तुम्हारी हीरोइन है और तुम हो हीरो। तो एग्ज़ाम को फोड़ दो, विलेन को फोड़ दो, हीरोइन मिल जाएगी। और असली हीरोइन के लिए भी यही करना पड़ेगा। ठीक है, पता नहीं वो रांझना मूवी थी कौन सी थी, उसका कोई डायलॉग था शायद ऐसा ना कि जाने कितने मोहल्ले वालों की प्रेम कहानियों को ये इंजीनियर डॉक्टर चुरा के ले जाते हैं। तो वास्तव में सही में होता है कई बार, तुम्हारी स्टोरी कहीं चल रही होती है, नौकरी मिलती नहीं है, उड़ा के कोई और ले जाता है। तो वैसा ना हो तो कामयाबी के लिए पढ़ो, ठीक है, तभी सब कुछ सक्सेसफुल रहेगा मामला। समझ गए? चलो, तो बेटा यहाँ पर इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं क्या करूँगा, इस WL²/30 को ध्यान दो, WL²/30 को लिखूँगा WL/2 गुणा L/15। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, WL²/30 को लिखूँगा WL/2 गुणा L/15। तो बेटा ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा WL/15। और उसी तरीके से ये वाला जो एंड है यहाँ पर ये बन जाएगा WL/10। WL/10। अच्छा आदित्य जी, आदित्य शर्मा फ्रॉम मुरादाबाद MIT। चलिए ठीक है बच्चे, अब इसी तरीके से ये हमारा एक स्टूडेंट है, इस बेचारे के साथ भी चल रही थी कोई गड़बड़। आदित्य मामला सुलझा या नहीं सुलझा अभी तक? चलो अब बेटा इस वाले केस में देखो, इसी तरीके से यहाँ जो मोमेंट था वो आपको बताया गया था 5/96 है ना, और WL यही था ना। अब यहाँ भी देखो बेटा ट्रायंगुलर लोड है, तो ट्रायंगुलर लोड में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5/48 और इंटू WL/2। तो ये जो WL/2 होगा ये टोटल लोड का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो मोमेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा WL/48, WL/48। तो ये रहा ये 5/48, ठीक है, समझ गए भाई। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से उठा लाते हैं। तो आपका P मैच कर रहा था 4 से, Q मैच कर रहा था आपका 3 से, R मैच कर रहा है आपका 2 से, और S मैच कर रहा है आपका 1 से। ऐसा नहीं है सिविल वाले खाली रहते हैं, दम होना चाहिए, है ना, दम होना चाहिए। कॉलेज तो सेम रहता है ना, ब्रांच अलग है तो क्या हो गया, कॉलेज तो सेम रहता है, इस लायक तो बनो। ये भी सही डायलॉग है। चलो खैर, अगला सवाल करो बेटा जल्दी से। A propped cantilever of uniform flexural rigidity is loaded as shown in the given figure. The bending moment at fixed end is। अच्छा लड़कों के लिए तो ये बात होगी, लड़कियों के लिए क्या बात है, देखो ये तो हम जानते हैं हमारे समाज में लड़कियों की शादी के लिए कितने नखरे उठाने पड़ते हैं ना, दहेज सिस्टम क्या कुछ। लेकिन अगर आप में से कोई लड़की AE या JE बन जाती है ना, तो फिर देना पड़ेगा दहेज क्या, अरे पूरे परिवार को पाल लोगे अपनी नौकरी से, इतना इनकम होता है, और अच्छे से अच्छे घर में शादी होगी। तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ना, चाहे लड़की हो या लड़का हो,
सबको नौकरी लेने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। और यूपी में तो फ़ायदा है गर्ल्स को, यूपी में गर्ल्स का क्या है बेटा, अलग से कोटा है, अलग से कोटा है, ठीक है। और आपको मालूम है सिविल में गर्ल्स वैसे ही बहुत कम आती हैं, गर्ल्स कम आती हैं, तो आप लोगों को और जी जान लगा के पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को और जी जान लगा के पढ़ना चाहिए कि कंपटीशन कम है और सीट ज़्यादा है। 2013 वाला एई में जितनी लड़कियां थी लगभग सभी का सिलेक्शन हो गया, जिसको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया, जिसने रिटर्न क्वालिफाई किया, सबका सिलेक्शन हो गया। तो आप लोग के अच्छे चांस है, मेहनत करके पढ़िए। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा आप लोगों का। तो बेटा ये जो मोमेंट है ना वो एज इट इज़ देखो, पहले तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, और मुझे मालूम है अगर अपोजिट एंड फिक्स्ड है और ये वाला एंड हिंज है तो यहाँ जितना मोमेंट एम आता है उसका 50% क्या होता है, फिक्स सपोर्ट पर कैरी ओवर हो जाता है, तो 150। अब 150 का एक ही ऑप्शन है ए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हॉगिंग सैगिंग देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको मालूम है लेफ्ट हैंड पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है वो हॉगिंग होता है, तो ये हॉगिंग होगा। चलो सॉरी, पानी पी लूँ भाई जरा सा, है ना, तब तक तुम लोग अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो अब तुम लोग सब कहानियों में लग के अब एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लिया करो, दिल पे लेके बैठ जाते हो डिस्कशन में, ठीक है। कुछ समझाने के लिए एक बात बोली थी, तुम लोग अलग ही लाइन पे चल जाते हो, ठीक है। कोई बात नहीं समझी, राजस्थान में भी आएंगी नौकरियां तो, है ना, राजस्थान में भी आएंगे, आ रखे हैं, बल्कि वो 1000+ हैं जेई वाली, उसमें भरा ही होगा आपने, डिग्री धारक उसमें एलिजिबल है। चलो बेटा सवाल करो। कह रहा है इफ अ पॉइंट लोड एक्टिंग एट द मिड स्पैन ऑफ अ फिक्स्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन प्रोड्यूसेस फिक्स्ड एंड मोमेंट्स ऑफ 60 किलोन्यूटन मीटर। एक पॉइंट लोड है, एक पॉइंट लोड है जिसकी वजह से 60 किलोन्यूटन मीटर का फिक्स्ड एंड मोमेंट आ रहा है। कह रहा है अगर सेम लोड को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया जाए तो फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होगा। तो बेटा हमें मालूम है अगर P का पॉइंट लोड है, अगर P का पॉइंट लोड है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होता है, PL/8। तो बेटा PL/8 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 60, यही तो दे रखा है सवाल में 60। और हमें मालूम है कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये होता है WL²/12। तो क्या करेंगे, WL²/12 को लिख लो WL गुणा L, है ना, WL गुणा L लिख लो। अब क्या करो, ऊपर 8 से अपनी तरफ से गुणा करो और नीचे अपनी तरफ 8 से गुणा करो। लंबाई दे रखी है क्या, लेंथ की जरूरत नहीं है क्या। If a point load acting at the mid span of a fixed beam of uniform section produces a fixed moment 60 kN, then the same load spread uniformly over the entire span will produce it fixed and moments equal to। तो अच्छा हाँ ठीक तो है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, WL को बेटा यहाँ पर लिख लेंगे P, क्या लिख लेंगे P। अब देखो यहाँ पर ये PL/8 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 60, तो इसको लिख लो 60 × 8/12, 12×5 60 और 5×8 40, ये रहा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी है ना, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया सवाल, सभी को समझ में आ गया। अरे इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में, कि पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन इतना है, अब सेम लोड को मैं यूडीएल की फॉर्म में लगा दूं तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, है ना, इस तरीके से। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो। अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ स्पैन L इज रिजिडली फिक्स्ड एट बोथ सपोर्ट्स। चलो भैया एक बीम है, दोनों एंड पर फिक्स है। इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ, द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन इज। बहुत बढ़िया सवाल, जल्दी बताओ जरा क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा बताइए भाई, क्या आंसर होगा।
आंसर आ रहा है बी, WL²/12। ये आ रहा है क्या सवाल? बेटा सही से पढ़ लो, गड़बड़ कर दे रहे हो तुम लोग। हाँ WL बराबर P करके भी कर देंगे, वही तो क्या है, हमने WL को बेटा P तो करा है, लेकिन ये थोड़ा सा हो गया ना, फिर यहाँ से PL की वैल्यू 60 × 8। वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर लो, ठीक है, वैसे भी कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, ठीक है। ये वाला बताओ आप, इसका आंसर डी आ रहा है। तो बेटा याद रखना, यहाँ पर द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन पूछा है, फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं है कि तुम ठीक ये लगा दो WL²/12 ना, ये ना होगा। अब ध्यान दो इधर, तो देखो बेटा ये आपके पास एक फिक्स्ड बीम है और जिस पर UDL लगा हुआ है। तो मैंने कल भी आपको बताया था, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की दो बीम में कन्वर्ट कर देते हैं। एक फिक्स्ड बीम ये हो जाती है और प्लस एक इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट कर देते हैं जिस पर क्या लगा हुआ है, UDL लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो मोमेंट आता था, ये आता था WL²/12 और ये भी था WL²/12। अब ध्यान देना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा निगेटिव और ये वैल्यू होगी मेरे पास क्या, WL²/12। और ध्यान देना बच्चा, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो आपको मालूम है ये क्या बनता है, पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। और ये जो वैल्यू आती है वो आती है WL²/8। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो देखो कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनता है बच्चे, ये डायग्राम बनता है। ये पॉजिटिव बना दिया और इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने के लिए ये ऐसा बना दिया, इस तरह से निगेटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव। ये वैल्यू होती थी WL²/12 और ये टोटल वैल्यू होती थी, ये टोटल वैल्यू होती थी WL²/8, WL²/8। तो बेटा ये वैल्यू कितनी बची, ये वैल्यू, तो सर ये जो वैल्यू बची ना, ये बची WL²/8 माइनस WL²/12। LCM आ जाएगा 24, 8 या 24, 3 WL² माइनस 2 WL²। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास क्या बचेगा, इसको उड़ा दो, 3 में से 2 गया 1, ये आ जाएगा WL²/24। अनुराग तोमर पैराबोला ही क्यों बनता है, अरे भाई साहब सोम के लेक्चर देखो बेटा, SFD BMD के, SFD BMD में पढ़ा रखा है, UDL जब होता है तो BMD जो है वो पैराबोला बनता है। मैं हर क्लास में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको स्ट्रक्चर समझना है तो सोम का SFD BMD और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये जरूर पढ़ना, ठीक है भाई। तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी WL²/24, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम्हें 2-3 चीज़ें और बताते हैं जो आपके काम की हैं। पहली बात तो आप नेट के लिए इसको हटा दो आप, ओ गड़बड़ हो गई, हाँ ठीक है भाई। तो देखो ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। तो देखो बेटा C और D जो है ये आपके हैं नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। इतना पोर्शन जो है ये पॉजिटिव वाला है, तो बीम के इतने पोर्शन में होगी सैगिंग और किनारे पर होगी हॉगिंग। अब ध्यान देना यहाँ पर मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट, अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट तो वो होगा बेटा WL²/12। क्या होगा, WL²/12। और ये कहाँ पर होगा, एट सपोर्ट्स, एट सपोर्ट्स। और इसी में अगर आपसे पूछता बेटा मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट, मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट, तो जो मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट होगा बच्चे वो होगा WL²/24। और कहाँ पर होगा, मिड स्पैन पर। कहाँ होगा, मिड स्पैन पर। तो अगर एक फिक्स्ड बीम है, अगर एक फिक्स्ड बीम है जिस पर UDL लगा हुआ है तो मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट जो होगा वो WL²/24 होगा और मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट जो होगा वो WL²/12 होगा। जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में सेम जो होता था वो WL²/8 होता था। अब देखो इस पर क्या क्या सवाल बनेंगे, नए सवाल जो बनेंगे ऑब्जेक्टिव में वो ये बनेंगे कि अगर एक फिक्स्ड बीम है
और इस पर यूडीएल लगा हुआ है, तो मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट अपॉन मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट, इन दोनों का रेशो क्या होगा? इन दोनों का रेशो क्या होगा? तो बेटा ऊपर है WL²/24 और नीचे है WL²/12, तो रेशो होगा हाफ। रेशो क्या होगा? हाफ होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो एक फिक्स बीम में मैक्सिमम सैगिंग और मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट का हाफ होगा, या मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट जो होगा, मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट जो होगा वो मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट का क्या होगा बेटा? डबल। तो ज्यादा रीइंफोर्समेंट कहां देना पड़ेगा? अगर ये आरसीसी की बीम होगी तो ज्यादा रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा सपोर्ट पर, और मिड में सरिया देना होगा कम। तो फिक्स्ड बीम में सपोर्ट पर सरिया ज्यादा होगा और मिड में होगा कम, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पर सरिया डालना पड़ता है कम और मिड में देना होता है ज्यादा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ही पूछ सकता है कि एक आपके पास फिक्स्ड बीम है जिस पर यूडीएल लगा है, और एक आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। एक आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर भी यूडीएल लगा है, दोनों की लेंथ सेम है, तो दोनों के मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट का रेशो बताओ। दोनों के मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट का रेशो बताओ। अखिलेश्वर सिंह बेटा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, ज्यादा मत उड़ो, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। बिल्कुल बिल्कुल दीपक शर्मा जी, बिल्कुल अटेंड कीजिए आप क्लासेस। ठीक है, तो बेटा यहां पर मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट कितना आया है? WL²/24, और यहां पर कितना था? WL²/8, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1/3। यानी कि फिक्स बीम में सिंपली सपोर्टेड की अपेक्षा 1/3 ही मोमेंट आता है, तो इसका जो सेक्शन बनेगा वो छोटा बनेगा, फिक्स्ड बीम का सेक्शन छोटा बनेगा, इसलिए फिक्स्ड बीम आपकी इकोनॉमिकल हो जाएगी इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल। इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल। अब बेटा ये याद रखना, ये दोनों सैगिंग मोमेंट के रेशो थे, ये दोनों किसके थे? सैगिंग के। अगर आपसे बोलता कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड अपॉन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड, तो यहां पर लिखा जाता WL²/12 और अपॉन WL²/8, तो ये आंसर कितना होता? मेरे ख्याल से ये होता 2/3, क्योंकि देखो यहां पर उसने हॉगिंग या सैगिंग नहीं बोला, मैक्सिमम और मिनिमम की बात की है। तो हॉगिंग और सैगिंग में फर्क इतना होता है केवल साइन का। हॉगिंग में ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन होता है, सैगिंग में ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन होता है। सही है? अबे अभी तो तुमने क्या गलत कमेंट ऊपर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। सही है बच्चे, तो ये हो गया। तो यहां पर हमें फिक्स्ड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा होगा? हॉगिंग वाला, और सिंपली सपोर्टेड में तो सैगिंग ही होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा जिनको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जब थ्योरी पढ़ते हैं तो साथ साथ कुछ क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको आगे जाकर मिल जाए। तो क्या आंसर होगा? WL²/24। इन्हें रट्टा मार लेना है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में ये। अगला सवाल जल्दी से बताओ, ये सबका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ भाई, फॉर द फिक्स्ड बीम एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स एट ए फॉर द गिवन लोडिंग। इस लोडिंग के लिए सपोर्ट ए पर आपसे मैक्स और क्या कहते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछा, जल्दी बता दो वाल को। ये लाइव वॉचिंग कम क्यों होती जा रही है? समझ में नहीं आ रहा या काम का नहीं चल रहा है? काम का नहीं चल रहा क्या? गड़बड़ पे गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, जल्दी से आंसर बताइए।
जल्दी से बताइए भाई। आया किसी का आंसर? आ रहा है, काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो बेटा करना कुछ नहीं है, इसका कंपोनेंट ले लो। ये कितना हो जाएगा? W cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? W sin थीटा। W sin थीटा किसी काम का नहीं है, निकम्मा है ये, बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा इसकी वजह से। इसकी वजह से केवल एक्सियल लोड आएगा, ठीक है। तो बेटा W cos थीटा को कंसीडर करना है। अब हमें मालूम है, देखो अब मैंने मोमेंट का कई बार बता दिया तुम्हें, कैसे लिखोगे? ए पर वर्टिकल रिएक्शन क्या लिखी जाती है? W, दूसरी साइड की डिस्टेंस B अपॉन टोटल लेंथ L। अब इसको क्या कर दो? ए बी अपॉन एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाता है WAB² अपॉन L²। लेकिन W की जगह पे क्या लिखेंगे? W cos थीटा, तो W cos थीटा, तो WAB² अपॉन L²। और मेरे ख्याल से C आंसर हो गया आपका। आंसर क्या हो गया? C हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलो ये सवाल करो। यकीन मानो मेरी अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा कर रहे हो तुम लोग। लगता है सबने ऐसे फिर, अबे भैया थोड़ा बहुत क्रेडिट हमें भी दे दो आयान साहब, थोड़ा बहुत हम भी पढ़ा रहे हैं, उसका भी तो फ़र्क पर लगेगा। लेकिन वास्तव में यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई में अगर आप स्ट्रक्चर इतना बढ़िया अटैम्प्ट कर रहे हो, या तो तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, देखो, और अगर मेरी क्लासेस अटेंड करने के बाद में अगर तुम ये सब बता रहे हो यार, तो मेरे लिए तो कामयाबी है, मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इंजीनियरिंग सर्विसेज के गेट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और पहली बार में लोगों से एकदम से होते नहीं है जैसे आप लोग कर रहे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। व्हाट आर दी बेंडिंग मोमेंट्स एट दी एंड्स ए एंड बी ऑफ अ यूनिफॉर्म बीम ए बी फिक्स्ड इन डायरेक्शन एंड पोजिशन एट ए एंड बी when acted upon by two concentrated loads at 1/3 span as shown in the figure above। तो बेटा इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये सब मत करो यहाँ पर, ठीक है, ये मत करो। हाँ, जिन्होंने गलती की उन्होंने गलती तो बहुत बड़ी की है, गलती नहीं है किया तो बहुत बड़ा अपराध है, क्राइम है, बट ठीक है, यहाँ पे इन सब चीज़ों में नहीं उलझना। आप कुछ बोलोगे, सामने वाला कुछ बोलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये आंसर भी आ गया, क्या बात है। चलो भाई इसको फिर भी मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो हमारे पास भैया देखो क्या है, ये दो लोड हैं इधर से W पर, और ये भी W और ये भी W। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? L/3 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 L/3, ठीक है। ये भी L/3 L/3 और L/3। चलो अब क्या करो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा बेटा? जो मोमेंट होगा वो पहले वाले लोड की वजह से क्या है, आपके पास बता रखा है WAB² अपॉन L², और दूसरे वाले की वजह से क्या होगा? दूसरे वाले की वजह से रहेगा WBA² अपॉन L²। ये होगा क्या? या ऐसा करो, छोड़ो, ऐसे मत करो, ठीक है। देखो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि भैया ये डिस्टेंस मान लेते हैं A और ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग B। यही फॉर्मूला तो लगेगा पहले वाले की वजह से। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि मैं चाह रहा हूँ शॉर्टकट बनाना, नहीं तो डायरेक्टली मैं लिख ही सकता हूँ पहले वाले की वजह से। तो W इंटू इधर की डिस्टेंस कितनी है? L/3, और उधर की कितनी बची? 2L/3। तो 2L/3 का कितना होगा? 4L² अपॉन 9 हो जाएगा, और अपॉन में कितना होगा? L²। तो बेटा ये जो मोमेंट आएगा L² से L² कट गया, ये आएगा 4WL अपॉन 27। ये आ गया पहले लोड की वजह से। अब देखो जो दूसरे लोड की वजह से आएगा वो आएगा W इंटू इधर की डिस्टेंस कितनी? 2L/3, कितनी? 2L/3 इंटू ये क्या हो जाएगा? L²/9, और अपॉन क्या? L²। तो ये आ जाएगा बेटा 2/27, 2/27 WL क्या? हाँ WL ही तो आएगा, नहीं WL², ठीक है। तो बेटा वो 4/27 और ये 2/27, तो कितना हो जाएगा? 6/27। अब इसे काट दो, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 2/9 क्या आएगा? 2/9। तो 2/9 है क्या ऑप्शन में? पहले ही ऑप्शन है,
समझ में आ गया क्या? तो देखो इसकी वजह से फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन वही फॉर्मूला है WA/B² तो पहले इसकी वजह से लिख दो, ए का काम ये करेगा और बी का काम क्या करेगा 12/3। फिर इसकी वजह से लिखोगे तो ए का काम कौन करेगा 12/3 और बी का काम करेगा कौन L/3 और दोनों को क्या कर देंगे। सही है, बात सही है। सवाल पर आओ जल्दी से, सवाल समझ में आया या नहीं आया? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है बच्चे? दूसरा तरीका है बेसिक से। बेसिक तरीका ये है कि जब ये W इस तरीके से लोड लगता है तो बेटा इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है ना वो ये बनता है, ये वाला। और ये जो वैल्यू होती है ये होगी आपके पास WL/3 और ये लेंथ होगी L। और इसका जो हॉगिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो बनेगा नेगेटिव का M। अब तुम्हें मालूम है दोनों के एरिया को क्या कर दो 0 कर दो, दोनों के एरिया को ऐड करके क्या कर दो 0 कर दो, तो बेटा ये नेगेटिव। अब ये ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजॉइड का एरिया होता है हाफ ऑफ, अब देखो ये बीच की लेंथ जो वो L/3 है, हाफ ऑफ L/3 प्लस L इंटू इसके बीच की डिस्टेंस कितनी WL/3 और इज इक्वल टू कर दो ML, इज इक्वल टू क्या कर दो ML, क्योंकि एरिया निगेटिव का होगा ML। अब बेटा इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा L/3 प्लस L, मेरे ख्याल से 4L/3 हो जाएगा क्या? ठीक है 4L/3, तो इसको लिख दो 4L/3। अब देखो इस 2 से इसको काटेंगे 2 तो 3 तिया 9, तो आगे ना आपके पास 2WL²/9 आ गया। ठीक है आप ऐसे कर लो, ठीक है आप ऐसे कर लो, ठीक है एरिया से क्या तो ऐसे कर लो, नहीं तो दूसरा वाला तरीका तो है। बेसिक से ही तो कराया बेटा, ये दूसरा वाला तरीका जो है हेमंत ये बेसिक से ही तो है बेटा। ये जो एरिया वाला तरीका है वो क्या है बेसिक से करवाया आपको, है ना? सही है, दोनों के एरिया को क्या कर दिया इक्वेट कर दिया। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो सुपरपोजिशन से कर दो चाहे एरिया कॉन्सेप्ट से कर दो, मर्जी है आपकी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चलो जल्दी से सवाल करो। हाँ इस बार UPPSC में बहुत टफ कंपटीशन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ उलझ गए तुम लोग हैं? चलो जल्दी सवाल बताओ। रिपीट? क्या रिपीट करें बालक? अरे बस ऐसे समझ लो, अगर ये वाला लोड नहीं होता तो इसकी वजह से कितना होता W इंटू AB², तो L/3 इंटू यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 2L/3 का स्क्वायर और अपॉन में L² प्लस अब इसकी वजह से निकालना है तो इसे भूल जाओ कि ये है ही नहीं, तो इसकी वजह से कितना था W इंटू 2L/3 इंटू क्या L/3 का स्क्वायर और अपॉन क्या L², दोनों को ऐड कर दो आ गया आंसर। ठीक है, और दूसरा BMD वाला है। चलो अगला सवाल बाद में देख लेना नहीं समझ में आया तो। A fixed end beam of uniform cross section is loaded uniformly throughout the span. What is the proportion of the bending moment at the center to the end moment considering only elastic conditions? ठीक है, अभी इलास्टिक कंडीशन केवल तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक थ्योरी पढ़ ही नहीं रहे, इलास्टिक ही पढ़ना है। तो फिक्स्ड एंड है और इस पर यूनिफॉर्म क्रॉस लगाया है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर टू द एंड मोमेंट, तो सेंटर पर कितना बताया बेटा WL²/24 और सपोर्ट पर कितना बताया WL²/12, तो आंसर कितना हाफ, तो बी आ गया। देखा अभी हमने ऑलरेडी जब थ्योरी डिस्कस की थी तब ये कर ही लिया था, यहाँ पर डायरेक्टली मिल गया। इस बार बहुत भयंकर कंपटीशन होने वाला है UPPSC में, ठीक है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि अब हर कोई तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी बड़ी कोचिंग भी इसके लिए बैच चला रही हैं, ठीक है, और बार बार वैकेंसी तो ऐसी आती भी नहीं है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। ओके, नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ θB फॉर द बीम शोन इन फिगर बिलो, तो यहाँ पर हमें θB बताना है।
तो बेचा होगा क्या कि एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से जाएगा। जब ये पोर्शन नीचे आएगा तो ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से, तो ये थीटा डिग्री से रोटेट कर जाएगा। ये थीटा पूछा है, ठीक है, थीटा बताना है। जल्दी बताओ कैसे करेंगे, कोई है जो कर सके सवाल को आप में से? थोड़ा आराम से बेटा, आज तो मैं कुछ ज़्यादा आराम से बता रहा हूँ। कल की क्लास में शायद हो गया था थोड़ा ज़्यादा स्पीड, आज तो बहुत प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूँ मैं। बल्कि आज तो मैं खुद कम कर रहा हूँ, तुम्हें ही ज़्यादा दे रहा हूँ करने को। ठीक है, तो आंसर बी आ रहा है कुछ लोगों का। तो देखो भैया क्या कर रहे हैं, दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है और दोनों एंड फिक्स है। तो बेटा टोटल स्टिफनेस निकालो। यहाँ पर क्या निकालो, स्टिफनेस। तो स्टिफनेस होगी 4EI/L और इसका कर दो दुगना। क्यों? क्योंकि इसकी भी 4EI/L और इसकी भी 4EI/L और L की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? L की वैल्यू दे रखी है 6 मीटर। तो आपके पास जो स्टिफनेस आ गई टोटल K की वैल्यू आ गई बेटा 4/3EI। अच्छा, अब इस 10 की वजह से यहाँ जो मोमेंट आ रहा है, मोमेंट कितने का आ रहा है? 20 का। मोमेंट कितने का आ रहा है? 20 का। अब हमें मालूम है M इज क्या होता है? K थीटा। M इज क्या होता है? K थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा बेटा? M/K होगा। क्या होगा? M/K होगा। M की वैल्यू 20 और K की वैल्यू रख दो बेटा 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये EI 4×5 20, 5×3 15/EI है ना। और एंटी क्लॉकवाइज तो मैं दिख ही रहा है, जब मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो रोटेशन भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। 78 चल रहे हैं यार, लेकिन तुम लोग ना, मैं कह रहा हूँ 100 के ऊपर तो पहुँचाओ। 100 के ऊपर नहीं पहुँचा रहे हो ना, सेंचुरी पूरी नहीं हो रही है। सेंचुरी पूरी करवाओ तब मानेंगे बात को हम लोग। M/K इज इक्वल टू थीटा। वेरी गुड निर्मल सिंह, निर्मल बाबा की जय हो, ठीक है। हाँ भाई सही है, सवाल सभी को समझ में आ गया। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन होगा तो आपने क्या करना है, स्टिफनेस निकालनी है जॉइंट की और M बराबर K थीटा लगा देना है। थीटा बराबर हो जाएगा M/K। इट इज नथिंग बट लाइक कि अगर ये दो स्प्रिंग हैं, सॉरी स्प्रिंग की बात चल रही है, कि अगर ये दो स्प्रिंग हैं इस तरीके से और यहाँ कुछ फोर्स लगाया है, दिस इज K1, दिस इज K2 और आपसे डिस्प्लेसमेंट x पूछे, तो आपको मालूम है पैरेलल में जब लगती हैं स्प्रिंग तो इनका जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होती है वो K1 + K2 होती है। तो x बराबर होता है F/K, तो ये हो जाएगा F/K1 + K2। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन कर रखे हैं कि अगर ये एक रजिस्टेंस है, एक ये दूसरा रजिस्टेंस है और यहाँ पर मैंने कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दी, ये 1 ओम का है और ये 1 ओम का है और यहाँ पर जो है वो 10 वोल्ट की बैटरी और आपसे पूछे करंट कितना जाएगा, तो हम क्या करते थे बेटा, ये सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो सीरीज में दोनों को जोड़ दो तो टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम का हो जाएगा और बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, तो B बराबर IR लगाते थे हम लोग, तो I बराबर B/R यानी कि 10/2 बराबर 5। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ हमने पहले पढ़ नहीं रखी है, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है, कभी करंट की फॉर्म में, कभी कैपेसिटर की फॉर्म में, कभी स्प्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा फिर भी आंसर चलो, अरे भाई देखो, जब यहाँ पर मोमेंट लगेगा, जब मोमेंट यहाँ पर अप्लाई होगा कैंटिलीवर वाले पोर्शन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों पर आएगा मोमेंट। क्या आएगा? दोनों मेंबर पर। तो ये वाला मेंबर भी रोटेट करेगा आपके पास किस तरीके से? इस तरीके से, और ये वाला मेंबर रोटेट करेगा इस तरीके से। तो कुछ मोमेंट ये वाला मेंबर लेगा और कुछ मोमेंट ये वाला मेंबर लेगा, राइट। दोनों रजिस्ट करेंगे तो हम दोनों की इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालने पर क्या होता है, सारे मेंबर की स्टिफनेस को जोड़ देते हैं। सारे मेंबर क्या, 2 ही मेंबर है, दोनों की स्टिफनेस जोड़ दो।
चंद प्रताप सिंह सर, कुछ लोग घर चले गए हैं और विलेज में नेट स्पीड। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है, एक बात बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या तो पिया दुबे जी, आपको ये बात मालूम नहीं थी क्या? ऑब्वियस सी बात है, पहले जो है गर्ल्स के लिए कोटा है और उसका तुम्हें फ़ायदा उठाने चाहिए। मेहनत करके पढ़ो, रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको मिलेगा। और लड़कों के लिए कुछ उसमें वो नहीं है बुरा मानने वाली बात, क्योंकि वो फिक्स है तो फिक्स है, ठीक है, वो किसी का उनका हक है। ठीक, चलो तो मेहनत अपनी दुगनी कर दो लड़कियों। चलो अगला सवाल। A beam of uniform section fixed at both ends of span 6 meter is acted upon by two concentrated loads of 6T. Each as shown in figure. What is the fix? अरे वही सवाल तो हो गया जो अभी किया था हमने। अब अगर मैं उसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद करूं तो मेरे ख्याल से 2/9 WL था। 2/, क्योंकि देखो 1/3 पर ही है ना, तो 2/9 था। तो 2/9 W की वैल्यू कितनी है 6 और L की वैल्यू कितनी है 6। तो 6 3 दिया 9, नहीं 3 दूनी 6, या छोड़ो ना यार, क्यों ऐसे करें। 6 चंग 36 दूनी 72, 72/9, 9 8 72, 8 आ गया आंसर ना। कृष्णपाल बेचारे वाली क्या बात है भैया, बेचारे क्यों बन रहे हो, बेचारे क्यों बन रहे हो सर? एंगल फॉर वर्टिकल, बिल्कुल रिजिड जॉइंट की खासियत मैंने यही बताई थी। आज आते ही सबसे पहले यही बताया था, अगर कोई रिजिड जॉइंट है तो रिजिड जॉइंट की परिभाषा ही ये होती है कि दोनों मेंबर का जो थीटा होता है वो सेम होता है, थीटा जो होता है सेम होता है। तो समझ गए? एक तो उस डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लो 2/9 इंटू WL, अभी हमने पीछे डेराइव किया था। नहीं तो पहले इसकी वजह से लिखो, इसकी वजह से कितना होगा 6 गुना इधर की दूरी 2 गुना उधर की दूरी 4 चौक 16 बटे टोटल दूरी 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 गुना इधर की दूरी कितनी 4, उधर की दूरी 2, 2 का वर्ग 4 और टोटल 8 8 64, 8 8 64 हो गई ना भैया। अब दोनों को कर दो ऐड, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, आ जाएगा आंसर। या तो ऐसे कर लो, सही है, और नहीं तो डायरेक्टली आता ही। चलो फटाफट ये सवाल करो। ये बताइए जल्दी से। बिना लोड, अबे भाई बिना लोड के मोमेंट कैसे? लोड लगा नहीं है, ये क्या लगा हुआ है? लोड नहीं लगा हुआ है, बिना लोड के मोमेंट कैसे? और यहाँ पे ये 10 का लोड था नहीं, 10 की वजह से तो मोमेंट आया था। नहीं वैसा नहीं है वो, अगर गर्ल्स नहीं होंगी तो बॉयज तो नहीं जाएंगे, सीट्स खाली रह जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आपको मालूम है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखो बहुत बच्चे एग्जाम में बैठ के कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है यहाँ पर तो मोमेंट निकालने हैं तो ये फोर्स मेथड होगा, नहीं डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। अगला सवाल करो। द कैरी ओवर फैक्टर CAB फॉर द बीम एज शोन इन द फिगर। इसका कैरी ओवर फैक्टर बताओ जल्दी से भैया। जो लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया हो लाइक कर देना, और थोड़ा जो न्यू स्टूडेंट्स है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जरा। चैनल का जो सब्सक्राइबर रेट है वो काफ़ी कम हो रखा है, 45,000 के अराउंड पर ही हम लोग अटके पड़े हैं, है ना। अब तक तो सब्सक्राइबर बहुत बढ़ जाने चाहिए थे, ठीक है। चलो हेमंत जोशी, क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपनी मेहनत तैयार पूरी रखो, ठीक है। मैं ज़्यादा उन चीज़ों को वो नहीं करता। बेटा कुछ क्वेश्चन ना कॉमन होते हैं, वो किसी भी किताब में उठा के देख लो, मिल ही जाएगा, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये वैसे कल मैंने डेराइव करवा दिया था। 0.5 नहीं होगा यहाँ पर, जो आंसर 0.5 दे रहा है यहाँ पर बीच में इंटरनल हिंज है। कल मैंने इसका पूरा प्रूफ आपको करवा रखा है, कल मैंने इसका आपको पूरा प्रूफ करवा रखा है, ठीक है। कैरी ओवर फैक्टर में देखो ये रहा, कहाँ गया भाई, ये मैंने आपको प्रूफ करवा रखा था, यही वाला सवाल तो था।
तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एम मोमेंट लगाएंगे, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कि यहाँ पर रिएक्शन लग रही है आर ए और ये मोमेंट है एम। अब मैंने आपको ये आर्चेस में भी पढ़ा दिया है कि पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो हिंज है, इस हिंज के अबाउट बेटा मोमेंट को जीरो करेंगे लेफ्ट साइड से। तो हिंज का पॉइंट सी है, तो सी पॉइंट के अबाउट लेफ्ट साइड से मोमेंट जीरो करूंगा तो क्लॉकवाइज मोमेंट एम है तो एम, और आर ए प्लस का आर ए इंटू एल बराबर जीरो। तो यहां से आर ए की वैल्यू आ गई निगेटिव माइनस का एम बाई एल। माइनस का एम बाई एल का मतलब है रिएक्शन लगेगी नीचे की ओर। अब बेटा बी पॉइंट पर जब मैं मोमेंट लिखूंगा तो एम बी बराबर क्या होगा, एम बी बराबर होगा एम माइनस एम अपॉन एल इंटू टू एल, ठीक है। ये क्लॉकवाइज मोमेंट। यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ, एक सेकेंड जरा, मुझे लग रहा है माइनस मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, यहाँ पर देखता हूँ मैं लिखता हूँ क्या क्लॉकवाइज एम माइनस का एम बाई एल इंटू टू एल और प्लस का एम बी बराबर जीरो। मैं ऐसा लिखता हूँ प्लस एम बी बराबर जीरो। अब एम बी की वैल्यू निकालता हूँ तो एम माइनस एल एम माइनस टू एम माइनस का एम, सही है, गड़बड़ पकड़ में आ गई, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा एम माइनस टू एम, इससे एल से एल कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो ये आया माइनस का टू एम, ठीक है। तो एम ये हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे इसको लिखेंगे माइनस का एम और प्लस का एम बी बराबर जीरो। तो यहाँ से एम बी की वैल्यू आएगी एम। मैंने गड़बड़ क्या कर दी बेटा, एम बी को सीधे सीधे इक्वल करके लिख दिया, जबकि मुझे इक्वेशन बनानी चाहिए थी एम बी प्लस एम इतना। तो ये वैल्यू प्लस ही आएगी और कैरी ओवर फैक्टर जो होगा वो वन आएगा। कैरी ओवर फैक्टर क्या आएगा, वन आएगा। अरे अभी पेपर ही कहाँ इतनी बार हुआ, एक बार 2011 में हुआ था, एक बार 2013 में हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। और इस बार पेपर का पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज है, इस बार पेपर का पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज है। पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता था, अब केवल ऑब्जेक्टिव है, तो कुछ नहीं पता। लेकिन हम जितना इंडिया में हाईएस्ट स्टैंडर्ड हो सकता है, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट और आईएएस, जैसे भी आज की क्लास में आप देखोगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आईएएस के करवा रहा हूँ मैं आपको। तो बेटा जब इतना हाई कर लोगे यार, है ना, कोई एग्ज़ाम मैंने छोड़ा ही नहीं, और एसएससी जेई के तुम खुद ही कर रहे होगे, तो फिर क्या बचेगा, इससे बाहर कहाँ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वन हो जाएगी। 2016 में बेटा पेपर हुआ था, फॉर्म 2013 में निकला था, 2011 में फॉर्म निकला था और 2013 में, 2013 वाले का ही 2016 में जो है वो। अबे तो मोबाइल हाथ में पकड़ो और पहुंच जाओ किचन में, मम्मी का आवाज लगा लो, यहीं पहुंचा देंगे, सुनते रहो, खाना खाते रहो। ऑनलाइन पढ़ाई से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। बीच में सुस्सू आए तो मोबाइल पकड़ पकड़ के पहुंच जाओ करने, ठीक है, क्या दिक्कत है। जेब में क्लास है तुम्हारी, उसमें भी तुम लोग ऐसी बातें करोगे। चलो, मैं नहीं सलाह दूंगा कोई भी इधर उधर की किताब। गुप्ता एंड गुप्ता वैसे बहुत से लोग बोलते हैं, बट मैं बोलूँगा आपको कि गुप्ता एंड गुप्ता, खुरमी, ये सब किताबें करने से अच्छा है आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, ठीक है, एसएससी जेई, इन तीन में आए हुए क्वेश्चन को कर लो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई एक किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना, इसमें पढ़ो। चलो अगला सवाल करो जल्दी से। द रेशो ऑफ 16 मिनट है हमारे पास और स्लाइड्स हैं कितनी आगे, अभी 14। 16 मिनट में 14 क्वेश्चन निपटाने हैं हमें, जल्दी जल्दी करो। द रेशो ऑफ फर्स्ट द मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट रोटेशन ऑफ द नियर एंड ऑफ अ प्रिज्मेटिक मेंबर विद इट्स फार एंड फिक्स्ड टू दैट ऑफ अ डिफरेंट मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सेम इफेक्ट व्हेन द फार एंड इज हिंज। तो बेटा जब अपोजिट एंड फिक्स होता है तो कितनी स्टिफनेस है, 4EI/L, और ये कितना है, 3EI/L, क्योंकि स्टिफनेस के रेशो में चाहिए होता है, स्टिफनेस के रेशो में m इज इक्वल टू k थीटा होता है ना। तो फॉर सेम एंगल m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, तो 4/3, आंसर इज 4/3 C, सही है। यूनिट रोटेशन के लिए, या आप ऐसा कह लो यूनिट रोटेशन के लिए, तो m बराबर k थीटा होता है। तो जब थीटा की वैल्यू 1 है तो m बराबर k, तो k1/k2। फिक्स्ड एंड के लिए होता है 4EI/L और फ्री हिंज के लिए होता है 3EI/L। तो रेशो हो गया 4/3। अगला सवाल,
कैरी ओवर फैक्टर एट अ सपोर्ट इज डिफाइंड एज, कैरी ओवर फैक्टर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो आपको मालूम है, इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस एट द फार एंड टू दी अप्लाइड मोमेंट एट दैट सपोर्ट और एंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बेसिक डेफिनेशन पर क्वेश्चन हो गया। तो क्या हो गया? बेसिक डेफिनेशन पर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन पर क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला सवाल। मैंने देखा कल के और परसों के वीडियोस कम से कम 1,500 के आसपास व्यूज हैं, बट लाइक कितने हैं? 200-250। मतलब यार ताज्जुब है मुझे। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो तो चलो बेचारे लाइव भी आ रहे हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। मतलब जो लोग बाद में लेक्चर देखते हैं, मैं उनसे बस एक बात जानना चाह रहा हूँ कि यार आप यही सब पढ़ने के लिए लाख लाख रुपया खर्च कर सकते हो। यहाँ पर टीचर्स आपसे ये कहते हैं कि यार लेक्चर देखो, कम से कम एक लाइक कर दो, कमेंट करके थोड़ा सा बता दो लेक्चर कैसा लग रहा है, कोई कमी हो तो बता दो, अच्छा है। आप लोग इतना भी नहीं कर सकते यार, तो मतलब क्या है कि नहीं? और उसमें भी मेरे ऐसे तो कहते भी नहीं है, बार बार कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे चैनल्स वगैरह पे देखो, मैंने देखा है कुछ है बहुत फेमस टीचर्स हैं, वो भाई पहले तो वो 50 बार लाइक करने को बोलेंगे, उसके बाद तो वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं 5 मिनट बाद। या हम पहले मिनट से ही बिना तुम्हारे कुछ सेकंड वेस्ट किए पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना टाइम लगाते हैं कि ईएस के क्वेश्चन ढूंढेंगे, गेट के ढूंढेंगे, आईएएस के ढूंढेंगे, है ना, सब कुछ कर रहे हैं। और आप लोग इतना भी नहीं करते यार, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली पता है क्या होता है, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। आप देखो, अगर आप कोई टॉपिक सर्च करना, फॉर एग्जांपल आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सर्च करना यूट्यूब पर, है ना, फॉर एग्जांपल सर्च करना, तो वहाँ पर 10 लेक्चर खुलकर आएंगे सपोज करो। तो आप पता है कौन सा लेक्चर देखोगे? जिस पर व्यूज़ ज़्यादा होंगे और जिस पर कमेंट्स और लाइक ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार इसे ज़्यादा लोगों ने देखा है, इस पर ज़्यादा कमेंट्स है, ज़्यादा लाइक है, तो ये अच्छा होगा। चाहे वो भले से अच्छा ना हो, लेकिन उस पर होगा। और YouTube का एल्गोरिथम भी इसी पर काम करता है कि जो ज़्यादा लाइक होते हैं, जिस पर ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, उसको वो आगे बढ़ाता है। तो इसलिए यार हम लोग कहते तो ये तो नहीं कि तुम लाइक कर दोगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा कुछ या कुछ हो जाएगा। नहीं, क्या होगा कि आप अगर लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, आगे शेयर करते हो चीज़ों को, तो मैं जो करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, हमें भी अच्छा लगेगा यार हम कुछ कर रहे हैं, तो है ना। और इससे ज़्यादा मोटिवेशन थोड़ी ना कुछ और है। अभी मोदी जी ने क्यों वो लॉकडाउन वाले दिन वो 5 बजे क्यों सारे डॉक्टर और उन सबके लिए थालियाँ और तालियाँ बजवाई? कोई कहीं ना कहीं वो ग्रेटिट्यूड होता है कि अगर आप किसी के लिए ग्रेटिट्यूड शो करोगे तो वो मोटिवेटेड होगा और थोड़ा अच्छे से वर्क करेगा आपके लिए, है ना। तो हमारे लिए मोटिवेशन क्या होता है? आपके कमेंट्स हैं, आपके लाइक्स हैं, यही सब हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। आप थोड़ा सा मोटिवेट करोगे हमें तो हम भी करेंगे। चलो ठीक है, चले बेटा। अब देखो, द स्टिफनेस के ऑफ अ बीम डिफ्लेक्टिंग इन अ सिमेट्रिक मोड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इस वाले केस में क्या बताया था कि यहाँ पर जो थीटा होता है वो होता है ml/2ei। ml अपॉन कितना होता था? 2ei। तो इसकी जो स्टिफनेस है वो डायरेक्टली आपको 2ei/L बता रखी है। कल ये पूरा इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, चलो। मैंने क्या डिलीट किया? मैंने कुछ डिलीट नहीं किया। अच्छा, उधर कह रहे हो क्या किसी और को? ठीक है, चलो बेटा ये सवाल करो। ये सवाल भी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये भी मैंने आपको करवा दिया है डायरेक्टली कल। द मोमेंट्स एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ अ बीम ए बी वेयर एंड ए इज फिक्स्ड एंड बी इज हिंज्ड व्हेन द एंड बी सिंक्स बाय एन अमाउंट डेल्टा आर गिवन एज। ठीक है, तो मैं सवाल को इधर समझा रहा हूँ। कह रहा है कि फिक्स्ड बीम है, नहीं, एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड हिंज है, और ये वाला एंड जो है वो डेल्टा अमाउंट से क्या करता है? सिंक कर जाता है। तो इधर जो मोमेंट आएगा वो कितना होगा और इधर जो मोमेंट आएगा वो कितना होगा? तो आप लोगों को बताया था मैंने कल कि बेटा हिंज पर तो 0 होता है, तो इधर क्या होगा? 0। सही है। तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर
अगर अगर मगर की बातें, तो अगर मगर ये था कि बेटा अगर दोनों एंड फिक्स्ड होते तो यहाँ जो मोमेंट होता वो होता 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ जो मोमेंट होता वो भी होता 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। लेकिन बेटा ये तो क्या है, हिंज है। अगर हिंज है तो यहाँ मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर मोमेंट जीरो है तो इसको जीरो करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज लगा दो इतना ही मोमेंट, कितना 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। अब बेटा अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर इस पर 50% मोमेंट जो है, 50% मोमेंट जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कितना 3 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि निगेटिव का, और ये लग रहा है क्लॉकवाइज। तो बचा क्या, दोनों को माइनस करोगे तो ये बचेगा 3 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, और ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो कल मैंने आपको बता दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, एंड ए पर होगा, एंड ए पर होगा 3 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा, जीरो। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द आंसर। ये गेट में आया हुआ है, ठीक है। चलो कल ऑलरेडी करवा दिया, अब ये वाला सवाल करो जल्दी से। फॉर द बीम शोन बिलो द वैल्यू ऑफ सपोर्ट मोमेंट एम इज, ठीक है, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। जल्दी से करो, कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, जब ये हिंज है तो हिंज सपोर्ट की वजह से क्या होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा नीचे इस तरीके से, और सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो फिर ऐसे केस में इस बीम को हम ऐसा बना हुआ मान लेते हैं ये, और हम कहेंगे जो 20 का लोड है ना बेटा, वो दोनों पार्ट में आधा आधा चलाएगा, 10 इधर चला जाएगा और 10 उधर चला जाएगा। ये रहा 1 और ये रहा 3, ठीक है भाई। तो हम क्या देखेंगे कि ये 10 की वजह से यहाँ मोमेंट कितना आएगा, 10 × 1 बराबर 10 आएगा, और आपको मालूम है अगर यहाँ 10 आया तो 50% इसका कैरी ओवर होकर यहाँ पर आएगा, तो 5 किलोन्यूटन मीटर इज द आंसर। अरे वाह, क्या बात है यार। मुझे तो आज बेटा डाउट हो रहा है कि तुम लोग ईएस के प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशंस लेके बैठे पड़े हो, जिस तेजी के साथ तुम लोग आंसर कर रहे हो ना, मुझे डाउट हो रहा है। ऐसा है क्या निर्मल बाबा, गड़बड़ हो गई इस बार। 10 नहीं होंगे, 10 नहीं होगा, 5 होगा, 50% कैरी ओवर होगा ना बेटा, बाकी सबके आंसर सही हैं। और हमारी तो यहाँ लड़कियाँ भी वास्तव में छोरों से कम ना हो रही हैं, बिल्कुल सही टक्कर पे आंसर दे रही हैं। सुमन का आंसर 5, पिया का आंसर 5, ठीक है। ये रानी कहाँ गायब हो गई, वेरी गुड, सही आंसर दे रहा है। देवाशीष वर्मन 1 क्यों होगा भैया, अच्छा 1 अगले वाले सवाल का दे दिया, वेरी गुड। तो ये तो हमने कर ही लिया ना, दोनों लेंथ सेम है तो कैरी ओवर फैक्टर कितना होगा। देखो कितना फेमस क्वेश्चन है, गेट में भी आ गया, ईएस में भी आ गया, है ना। अगला सवाल जल्दी से वाला सवाल कर दो। ऑल मेंबर्स ऑफ द फ्रेम शोन बिलो हैव दी, अरे ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, EIL EIL EIL। तो स्टिफनेस कितनी होगी ना, रोटेशन पूछा है। All members of the frame shown below have the same flexibility EI and length L. If a moment M is applied at joint B, the rotation of the joint is, तो मैंने बोला था रोटेशन क्या होगा, M/K। तो बेटा स्टिफनेस निकाल लो, ये वाला इन फिक्स और हिंज, तो 4 और 4 8 और 3 11 11। तो स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, 11 EI अपॉन L, 11 EI अपॉन L, L ऊपर चला जाएगा तो ML अपॉन 11 EI, ML अपॉन मुन्ना लाल बटे 11 EI, बी आंसर हो गया। सब रट्टा मार के बैठे हैं शाबाश डोनाल्ड ट्रंप, सब रट्टा मार के बैठे हैं। कल से तुम भी रट्टा मार के आना है ऐसे सारे सवालों का। या तो मैं कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बेटा कुछ गड़बड़ है, ठीक है। या तो मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया बट यार वास्तव मैं अंदर से बड़ा खुश हूँ। आप जिस तरीके से सवाल क्या आंसर कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। चलो ये वाला सवाल और करके दिखा दो इसी बात पे। A two-span continuous beam ABC is simply supported at A and C and continuous over support B। ये यूपीएससी का सवाल है, IAS का, ठीक है।
A two span continuous beam ABC is simply supported at A and C and continuous over support B, सब दे रखा है। द फिक्स्ड एंड मोमेंट बी इन स्पैन बी ए एंड बी सी। तो बेटा बी ए और बी सी पर जो है आपने किसी भी एक पर बता दो, फिक्स्ड एंड मोमेंट बताना है। ठीक है, चलिए। तो बेटा इस सवाल को मैं करवाता हूँ यहाँ पर। आपसे थोड़ा सा मुश्किल होगा इस सवाल करना शायद अभी। कुछ लोग कर दें आंसर तो अलग बात है, कुछ का आंसर आ रहा है वेरी गुड। अरे वाह, देखो भैया याद रखिएगा, इंटरनल रोलर जो होता है, इंटरनल रोलर एक फिक्स सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। इंटरनल रोलर जो एक फिक्स सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इस पर देखो एक तो हॉगिंग मोमेंट आता है, एक तो क्या आता है, हॉगिंग मोमेंट आता है, और दूसरा ये पॉइंट अपनी जगह पर रहता है। तो जब सपोर्ट पर मोमेंट भी आता है वो अपनी जगह पर भी रहता है, तो वो फिक्स्ड की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स्ड मान लेते हैं यहाँ पर। अब बेटा जब इसको फिक्स्ड मानेंगे और यहाँ पर यूडीएल लगा होगा, ठीक है, तो क्या होगा समझना। पहले समझो ये दोनों एंड फिक्स्ड मान लो, ये दोनों एंड क्या कर लो आप, फिक्स्ड मान लो। जब फिक्स्ड मानोगे तो बेटा देखो यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से क्या आएंगे, आपके पास हॉगिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, और कितना डेटा दे रखा है, 6 और 2 का, 6 और 2 का। तो ये है 2 और ये है 6। तो ये जो मोमेंट आएगा, ये मोमेंट कितना आएगा आपके पास, WL²/12। तो 2 × 36/12, तो 12 या 36, 6 का आएगा। तो बेटा ये भी मोमेंट 6 का था, ये भी 6 का था। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर हिंज है। अगर बेटा यहाँ पर हिंज है तो मोमेंट को जीरो करने के लिए मुझे अपोजिट में मोमेंट लगाना पड़ेगा 6 का। और अगर मैं यहाँ पर 6 का मोमेंट लगाऊंगा क्लॉक वाइज, तो यहाँ पर 50% कैरी ओवर हो जाएगा 3 का, और टोटल मोमेंट हो जाएगा 9। टोटल मोमेंट हो जाएगा 9। सो आंसर इज 9। आप लोगों ने ऐसे ही किया या कुछ और तरीका अपनाया? ऐसे ही किया है या कुछ और तरीका अपनाया? सही है। दूसरा तरीका ये भी है कि पहले आप मोमेंट लिख दो और उसको दोनों पर इक्वल इक्वल क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, लेकिन मैडम की आवाज़ नहीं आ रही है भैया, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। वो बालक था, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो मेन गेट खुला हुआ होगा, तो वो कहने आया था कि जाते समय मेन गेट जो है वो बंद कर दो। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, जो इंटरनल रोलर है, इंटरनल रोलर जो है उसको मैं क्या कर लूँगा, फिक्स्ड मान लूँगा इसको। ठीक है, तो मेरा जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर हो गया वो ये हो गया। अब इसको फर्दर क्या करूँगा, लेफ्ट वाले एंड को भी फिक्स्ड मान लूँगा और इस पर यूडीएल लगा दूंगा और दोनों पर जो है वो मोमेंट लिख दूंगा, ये भी 6 का, ये भी 6 का। अब ये एक्चुअल में मैंने फिक्स्ड माना है, फिक्स्ड है तो ना, है तो हिंज, और हिंज पर मोमेंट जीरो होता है। तो जीरो करने के लिए यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट लगाऊंगा 6 का, तो इसका 50% यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, स्टील भी बहुत बढ़िया करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, स्टील बहुत धांसू हो जाएगा, चिंता मत करो। टैगपुर पर जुड़े रहो, सारे सब्जेक्ट ही बढ़िया होंगे। ठीक, चलो अगला सवाल। A beam AB is fixed at both ends and carries a uniformly distributed load of intensity P per unit length run over its entire length. Due to some constructional defects, the end B is now reduced to a simple support. The percentage increase in bending moment at A is. इस सवाल को अपने आप करना, मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि फिक्स्ड बीम थी, क्या था, फिक्स्ड बीम थी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर पहले कुछ यूडीएल लगा हुआ था, तो यूडीएल लगा हुआ था, यहाँ पर कुछ मोमेंट एम था। अब किसी वजह से जो फिक्स्ड बीम थी वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी हिंज में कन्वर्ट हो गई। A beam AB is fixed at both ends and carries a uniformly distributed load of intensity P. Okay. Due to some construction the end B, केवल end B को सिंपल किया है, end A जो है वो आपका फिक्स्ड ही है, ये आपका हो गया, ये हिंज हो गया। तो आपने बताना है कितने % से ये होगा, ये आपने पहले बताना है। पहले रिएक्शन निकाली B पे एंड देन बीम इज सिमेट्रिक, सो वी कैन फाइंड सपोर्ट एट A एंड देन वी कैन फाइंड बेंडिंग मोमेंट एट B। ओके, चलो
इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट करेंगे? इसके बाद इस आरसीसी की डिमांड आप लोग ज़्यादा कर रहे हो तो शायद आरसीसी करेंगे। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, यहाँ पर मोमेंट एम होगा तो पहले यहाँ भी मोमेंट एम ही होगा। अब यहाँ पर एम मोमेंट तो पहले से रहेगा। अब देखो इसके हिंज होने से क्या होगा, 25%। चलो देखते हैं। देखो बेटा समझो, ये बीम पहले ऐसे थी और ऐसे कन्वर्ट कर दी, तो इसमें मैं आपको इधर ही बताता हूँ इस क्वेश्चन को भी। ये बीम पहले फिक्स्ड थी और लोडिंग कुछ भी लग रही है, मान लो ये यूडीएल लगा हुआ है, तो यहाँ पर एम मोमेंट था और यहाँ भी एम मोमेंट था। अब बस आप ये समझो, अगर इस बीम को इस कंडीशन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो भैया ऐसे नहीं करेंगे क्या, हिंज पर मोमेंट 0 होता है, तो अगर यहाँ पर एम मोमेंट था तो इस पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एम लगाऊंगा। और बेटा यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एम लगाया तो उसका कितना परसेंट या कैरी फॉरवर्ड होगा? m/2 ही तो होगा, m/2 ही तो होगा, राइट। तो यहाँ पर अब m प्लस कितना हो जाएगा, m/2। तो था m और हो गया 1.5 m, तो कितने से बढ़ गया, 50% से नहीं बढ़ गया, 50%, ठीक है। तो 50% समझ रहे हो ना इस सवाल को करने का तरीका। ये सपोर्ट फिक्स थी और फिक्स्ड से क्या हो गई, हिंज में कन्वर्ट हो गई। तो हिंज में कन्वर्ट होने का मतलब है यहाँ का मोमेंट 0 हो गया। यहाँ का मोमेंट तभी 0 हो सकता है जब अपोजिट डायरेक्शन में m मोमेंट लगे, और m लगेगा तो बेटा उसका 50% अपोजिट एंड पर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 50% कैरी ओवर्ड हो गया तो 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये सवाल करो। A fixed beam AB is subjected to a triangular load varying from 0 at end A to W per unit length at end B. The ratio of fixed end moment at B to A will be। ठीक है, तो भैया यही वाला केस है, ये वाला केस आपको बता रखा है, ट्रायंगुलर लोडिंग है। तो अब ये खुद से कर लेना यार, ये A है ये B है। यहाँ कितना बताया, WL²/30, और यहाँ कितना बताया, WL²/20। तो WL²/20 अपन WL²/30, 30/20 मेरे ख्याल से 3/2 हो जाएगा। आंसर देख लेना 3/2 आएगा क्या। तो ये कर लोगे खुद से, ये वाला सवाल खुद से करना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला सवाल। हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड बीम है, एक हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड बीम है जिसकी लंबाई 6 मीटर दे रखी है और इसके EI की वैल्यू दे रखी है 4200, EI दे रखी है 4200। ड्यूरिंग लोडिंग द सपोर्ट भी सिंक्स डाउनवर्ड्स बाई 25 mm। ये सपोर्ट जो है वो 25 mm से नीचे आ जाती है, तो डेल्टा दे रखा है 25 mm। ठीक है, द मोमेंट इंड्यूस्ड एट एंड ए, यहां पर मोमेंट तो बेटा एक तो एंटी क्लॉकवाइज होगा और कितना होगा 6 EI डेल्टा अपॉन L²। EI की वैल्यू तो मैं दे रखी है 4200, डेल्टा दे रखा है 25 mm, उसको 25/1000 रख देना, L की वैल्यू रख देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो A आएगा, आंसर जो है वो A आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना खुद से इसको, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ये सवाल है, 4 identical beams AE, BE, C and D have been rigidly jointed at E. The point C slips and rotates along with member firmly fixed at C. यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा स्लिप कर जाता है, थोड़ा सा स्लिप करेगा अगर ये, तो इसका इफेक्ट यहाँ भी आएगा, यहाँ कुछ मोमेंट टाइम आएगा। ठीक है, कह रहा है देयर इज नो मोमेंट ऑन द मेंबर्स एक्सेप्ट एट C, देयर इज नो मोमेंट ऑन मेंबर्स ऑफ फ्रेम एक्सेप्ट एट C and E, फॉर मेंबर EC नो मोमेंट विल बी देयर ऑन अदर मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू मोमेंट। देखो बेटा बात तो सिंपल सी ये है कि अगर यहाँ पर रोटेशनल स्लिप होगी तो आपको मालूम है अगर रोटेशनल स्लिप होती है तो मोमेंट जनरेट होता है। ठीक है, मोमेंट जनरेट होता है, और जब मोमेंट जनरेट होगा तो सब में बटेगा, जब मोमेंट जनरेट होगा तो सब में बटेगा। तो आंसर होगा D, ऑल दी मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू मोमेंट, ऑल दी मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू मोमेंट। अगला सवाल, एक दो सवाल और हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर केतन सर की क्लास है आपकी। ठीक है, अगला सवाल है, यूनिफॉर्मली सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ क्लॉकवाइज मोमेंट m एट द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द मोमेंट रिक्वायर्ड एट द राइट हैंड सो दैट रोटेशन ऑफ द राइट हैंड इज 0। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, a uniform simply supported beam subjected to clockwise moment m at the left hand। यहाँ पर m मोमेंट लगा है, what is the moment required at the right hand।
अरे भैया सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको फिक्स्ड एंड में कन्वर्ट करूंगा, फिक्स्ड एंड में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर m मोमेंट लगाता हूं तो यहाँ कितना कैरी फॉरवर्ड होता है, m/2, m/2। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर m/2 मोमेंट लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर m/2 मोमेंट लगा दूं, ठीक है, इस तरीके से, तो m/2 मोमेंट लगाने से स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन फटाफट। द लोड डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर बीम आर शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है, ये दिया हुआ है। द शियर फोर्स एट बी, बेटा यहाँ पर शियर फोर्स पूछी है, ये डायग्राम तुम्हें दे रखा है, सारी बेंडिंग मोमेंट वगैरह की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, आपसे पूछा। तो आपको मालूम है सपोर्ट पर जो शियर फोर्स होता है, सपोर्ट पर जो शियर फोर्स होता है वो रिएक्शन के बराबर होता है। तो कुछ मत करो, बी पर रिएक्शन निकाल दो। तो बी पर रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो बी पर रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका बीम का डायग्राम बनाओ, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यहां पर क्लॉकवाइज मोमेंट, और यहां पर 360 का लोड लगा हुआ है, और यहां पर रिएक्शन। केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनाओगे, मैं ऊपर बना के दिखा रहा हूं। तो बेटा देखो आर बी की वजह से जो मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, आर बी इंटू 4 × 6 क्लॉकवाइज। ये मोमेंट एम बी एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का 160, इस 360 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस का 360 × 2, और ये मोमेंट जो सी पर है वो क्लॉकवाइज है तो प्लस का, और वैल्यू कितनी दे रखी है 320, और इक्वल टू कर देना 0। यहां से आपके आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या क्या हमने यहां पर रिएक्शन लगेगी ऊपर आरबी, इस पॉइंट पर मोमेंट लिखते हैं, तो आरबी की वजह से मोमेंट होगा आरबी इंटू 6 माइनस ये वाला जो मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज है एमबी, वैल्यू यहां से आएगी 160 तो माइनस का 160, इस 360 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो माइनस का 360 × 2, और प्लस सी पर मोमेंट जो है वो 320 है और क्लॉकवाइज है इसलिए उसको प्लस लिखा है, और इज इक्वल टू 0, बिकॉज बीम के इक्विलिब्रियम के लिए नेट मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, नेट मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से बच्चे आरबी की वैल्यू आ रहेगी, जो आरबी की वैल्यू होगी वही, स्किप नहीं करना यार, आसान सवाल है, स्किप नहीं करना है, आसान सवाल है। देखो क्या है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, ये दे रखा है आपको, देखो क्या कर रखा है, यहां पर आरबी रिएक्शन है, यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रखा है 60, यहां पर 360 का लोड दे रखा है, ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, और यहां पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट दे रखा है मेरे ख्याल से 360 का, 360 या 320 है, देख लेता हूं, 320 है। तो ये मोमेंट जो दे रखा है वो दे रखा है 320। अब तुम्हें क्या करना है, नेट मोमेंट 0 करना है, तो नेट मोमेंट क्या होगा, आरबी इंटू 6 माइनस का 60 माइनस का 360 × 2 और प्लस का 320 बराबर 0। यहां से आरबी की वैल्यू निकाल दो, यही तुम्हारा आंसर है। सपोर्ट पर जो रिएक्शन होती है वही हमारा शियर फोर्स होता है। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग। कल अभी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही आगे और चलेगा, ठीक है, कल अभी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ही और चलेगा। किसी ने आंसर दे दिया था क्या, अच्छा, कल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के मैं कुछ फ्रेम के क्वेश्चंस कराऊंगा, एक आध सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिससे एग्जैक्ट मेथड कैसे यूज करते हैं आपको मालूम चल जाए। वैसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ा दिया उतना मोर देन इनफ है, बट कभी कभी फ्रेम के क्वेश्चन, पोर्टल फ्रेम के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और अगर कल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जल्दी खत्म हो गया तो मैं इसी के आगे आपको क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कराऊंगा। क्या करवाऊंगा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कराऊंगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, गुड नाइट ऑल। बेटा जो भी बाद में देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, प्लीज लाइक कर दिया करो, कुछ आपके मन में आता है तो कमेंट्स कर दो, अच्छा बुरा जैसा भी लगे। और अगर आपको लगता है ये लेक्चर्स बेनिफिशियल हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। ओके चलो गुड नाइट। अभी कितनी क्लास और होंगी, अब कुछ अब तो खत्म होने को है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ाना है और थोड़ा जो सोम में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बहुत और है। तो आज क्या है, ट्यूसडे है ना शायद, देखो इस हफ्ते में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी अब टेंशन मत लो, एग्जाम तो थोड़ा लंबा ही जाएगा, आराम आराम से अच्छे से पढ़ो, ठीक है। 20 मिनट है भैया, कितना खाने में टाइम लगाओगे, 20 मिनट है, अच्छे से खाओ ठूसो बढ़िया करके, कितना खाओगे, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा खाने में, ठीक है। चले गुड नाइट ऑल। फाइनली मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ इधर से, ठीक है।
10 बजे से केतन सर की क्लास है, बिल्कुल केतन सर की क्लास के लिए आइए आप।